25 अगस्त साल 2012 को कैनेडियन सिटीजन राजविंदर कौर गिल पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। वो जल्दी ही एक नया बिजनेस शुरू करने वाली थी और इसी बिजनेस के सिलसिले में ही वो पाकिस्तान आई थी। पर लाहौर में लैंड होने के सिर्फ 6 दिन बाद 31 अगस्त 2012 को राजविंदर कौर हमेशा के लिए गायब हो गई। राजविंदर कौर के केस की इन्वेस्टिगेशन में आगे चलकर पुलिस ने कत्ल के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली और इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पर क्या राजविंदर कौर के कत्ल के पीछे का कारण वही था जो पुलिस ने एक्सप्लेन किया, या फिर कहानी कुछ और थी? क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस ने राजविंदर कौर के फोन को चेक करना शुरू किया, तब उसमें से कुछ ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट निकलकर सामने आए जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि शायद यहाँ पर कहानी कुछ और थी। कौन थी राजविंदर कौर और वो किस बिजनेस के सिलसिले में किन लोगों से मिलने पाकिस्तान पहुंची? इसी पर बात करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। राजविंदर कौर साल 1971 में पंजाब में ही पैदा हुई और वो छोटी उम्र में ही अपने सारे परिवार के साथ कनाडा मूव हो गई। राजविंदर का परिवार मिशन ब्रिटिश कोलंबिया में रहता था और अपनी स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने फाइनेंस और बैंकिंग की फील्ड में एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर भी बना लिया था। राजविंदर ने कई साल कनाडा में ही रहकर कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स में जॉब की और राजविंदर की काबिलियत को देखते हुए साल 2006 में उसके एम्प्लॉयर के द्वारा उसे बैंकिंग इंडस्ट्री का हब माने जाने वाले स्विट्जरलैंड के शहर ज़ूरिक मूव कर दिया। और ज़ूरिक आने के बाद राजविंदर ने मेरिल लिंच, यूबीएस और ईएफजी जैसी बैंकों में काफी हाई पोजीशंस पर जॉब भी की। फिर साल 2006 से लेकर 2012 तक राजविंदर कौर ने बैंकिंग इंडस्ट्री में ही अपने करियर को आगे बढ़ाया। पर उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर बताते हैं कि राजविंदर एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी और इंग्लिश और पंजाबी भाषा के साथ साथ वो फ्रेंच, जर्मन और हिंदी भाषा भी फ्लुएंटली बोल सकती थी। और अब साल 2012 आते आते राजविंदर को बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए 20 साल बीत चुके थे। वो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट और स्टेबल थी और अब उसने बैंकिंग इंडस्ट्री में अपने करियर को अलविदा कहकर अपना खुद का ज्वेलरी और जेमस्टोन का बिजनेस खोलने का फैसला किया। अब जिस वक्त साल 2012 में राजविंदर कौर ने अपना खुद का बिजनेस खोलने का फैसला किया, उस वक्त उसके पास कम से कम $5 मिलियन की एक्सेस थी और अपनी लाइफ के पिछले 20 सालों में अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस होने के कारण उसने अभी तक शादी भी नहीं करवाई थी। इसीलिए वो साल 2012 की स्टार्टिंग में ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर एक्टिवली एक पार्टनर की तलाश में थी। और फिर अगस्त 2012 में जब वो लाहौर आई, उस वक्त उसकी इस पाकिस्तान की ट्रिप के पीछे बिजनेस का मोटिव तो था ही, पर इसके साथ ही उसने ऑनलाइन किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर एक लड़के से बात करनी शुरू की थी और वो लड़का भी लाहौर में ही रहता था और उसका पाकिस्तान आने का एक मकसद इस लड़के से भी मिलना था। राजविंदर साल 2012 में स्विट्जरलैंड से दुबई होती हुई सीधा लाहौर एयरपोर्ट पहुंची और उसने कनाडा में रहती अपनी फैमिली को ये बताया था कि वो पाकिस्तान में किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रही है। इसके अलावा राजविंदर कौर पाकिस्तान में रहते हुए लाहौर के आसपास बने कुछ गुरुद्वारे भी विजिट करना चाहती थी। पर राजविंदर की मौत के बाद उसके पिताजी के द्वारा एक स्टेटमेंट में ये बात बताई गई कि वो ऑनलाइन एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू लाहौर में रहते किसी कृष्णा नाम के लड़के से बात करती थी। अब राजविंदर कौर जो पैदा तो पंजाब में हुई और उसने अपनी सारी स्कूलिंग और बाकी की पढ़ाई कनाडा में की थी, वो एक पढ़ी लिखी औरत तो थी, पर शायद वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर किसी से बात करने में क्या खतरे इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस बात को समझने में नाकाम रही। और खास करके वो एक ऐसे लड़के से बात कर रही थी जो रहता तो लाहौर में था लेकिन उसका नाम कृष्णा था। यहाँ पर इस लड़के का नाम अपने आप में ही एक रेड फ्लैग होना चाहिए था, पर शायद राजविंदर इन सब चीजों को नहीं समझ सकी और वो इस लड़के की बातों में आकर अकेली लाहौर आने को तैयार हो गई। यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि राजविंदर कौर ने इस लड़के के बारे में अपने परिवार को ना बताया हो और उसके परिवार का कहना है कि राजविंदर हमेशा कृष्णा के बारे में ऐसे बात करती जैसे वो उसका छोटा भाई था। पर यहाँ पर ना ही राजविंदर और ना ही उसके परिवार को इस बात का आइडिया था कि जिस लड़के ने अपना नाम कृष्णा बताया उसका असली नाम था शाहिद गजनफर। अब पाकिस्तान आने के बाद अगले कुछ दिनों तक राजविंदर कौर अपने परिवार के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करती रही। उसके द्वारा अपनी एक एक मूवमेंट के बारे में अपने परिवार को बताया जाता कि वो किस वक्त होटल में आती थी और किस वक्त होटल से बाहर किस जगह घूमने फिरने जाती थी। और पाकिस्तान आने से पहले राजविंदर ने अपने परिवार को ये भी बताया था कि उसका लाहौर में एक इकबाल हुसैन नाम के न्यूज रिपोर्टर के साथ मिलने का भी प्लान था। पर क्या इकबाल हुसैन के साथ कभी उसकी मुलाकात हुई? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इस बात पर कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलती। और फिर 27 अगस्त 2012 को राजविंदर के द्वारा अपने परिवार के साथ आखिरी बार फोन पर बात हुई। इसके बाद अगले 3 दिन राजविंदर के द्वारा कोई भी कॉन्टेक्ट अपने परिवार से नहीं किया गया
और फिर 31 अगस्त को जब उसके परिवार ने उसका फ़ोन ट्राई किया तब राजविंदर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और लाहौर के जिस होटल में राजविंदर कौर रह रही थी उस होटल से कांटेक्ट करने के बाद ये बात कंफर्म की जा सकी कि 31 अगस्त को ही आखिरी बार उसको होटल में देखा गया था। अब अचानक राजविंदर कौर के पाकिस्तान में ऐसे गायब हो जाने के बाद कनाडा में रहते उसके परिवार की परेशानी बढ़नी शुरू हुई और फिर उन्होंने कैनेडियन अथॉरिटीज को कांटेक्ट करके राजविंदर को ढूंढने के लिए मदद मांगी। अब क्योंकि राजविंदर कौर एक कैनेडियन सिटीजन थी इसलिए उसके परिवार को काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड की गई और फिर जल्दी ही कनाडा के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने इस बात को क्लियर किया कि उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस के साथ मिलकर राजविंदर को ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। पर पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से इस केस की शुरुआत से ही इन्वेस्टिगेशन को बहुत लाइटली लिया गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा राजविंदर के परिवार को टाइम पर अपडेट नहीं किया जाता था और पाकिस्तानी मीडिया में भी इस केस के हाईलाइट ना होने के कारण न्यूज में से भी कोई इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आ रही थी। पाकिस्तान में इस केस की इन्वेस्टिगेशन के स्लो होने का एक कारण ये भी था कि अभी तक राजविंदर कौर के मिसिंग होने की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई थी, जिस कारण उसके पिताजी सिकंदर सिंह ने साल 2012 के एंड में खुद पाकिस्तान जाकर अपनी बेटी के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन ने जोर तब पकड़ा जब भारत में पड़ते पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल की इस केस में एंट्री हुई। राजविंदर की फैमिली की बादल परिवार के साथ अच्छी जान पहचान थी, जिस कारण सुखबीर सिंह बादल ने पाकिस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक लेटर लिखकर राजविंदर के केस को गंभीरता से इन्वेस्टिगेट किए जाने की रिक्वेस्ट की। और यहाँ पर सुखबीर बादल के द्वारा इस केस में की गई इंटरवेंशन का बहुत जल्दी रिजल्ट भी देखने को मिला और शहबाज शरीफ ने लाहौर की पुलिस को राजविंदर कौर का केस प्रायोरिटाइज करने की हिदायत दी। और साल 2012 का एंड आते आते लाहौर पुलिस के द्वारा इस केस में 2 शक्की लोगों के नाम पब्लिश कर दिए गए। इनमें से एक नाम था हाफिज हुसैन और दूसरा नाम था शाहिद गजनफर। पुलिस को अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इस बात के सबूत भी मिले कि शाहिद गजनफर ही कृष्णा बनकर राजविंदर कौर के साथ कांटेक्ट में था और उसने ही राजविंदर को अपनी बातों में फंसाकर पाकिस्तान आने के लिए कन्विंस किया था। अब इस केस में 2 नाम सामने आने के बाद पुलिस ने जल्दी ही हाफिज हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया। पर पुलिस का मानना था कि हाफिज हुसैन इस केस में एक लो लेवल का पार्टिसिपेंट था जो लाहौर के ही एक हॉस्पिटल में छोटी मोटी जॉब करता था। इसके बाद जब पुलिस ने हाफिज को इंटेरोगेट करना शुरू किया तो शुरुआत में उसने इस बात को मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि उसने राजविंदर को कभी देखा भी है। और फिर जब पुलिस ने हाफिज के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी शुरू की तब उसने इस केस में अपनी इन्वॉल्वमेंट को मान लिया और उसका कहना था कि उसने राजविंदर के कत्ल में अपने ही कजन शाहिद गजनफर की हेल्प की थी। पर जब पुलिस ने इस केस के मास्टरमाइंड शाहिद गजनफर को ट्रैक करने की कोशिश की तब उनको पता चला कि शाहिद गजनफर असल में जर्मनी का सिटीजन था और वो राजविंदर के गायब होने के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान छोड़कर वापस जर्मनी जा चुका था। अब जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती गई पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा और इंडिया के मीडिया ने भी इस केस पर रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी और ऊपर से राजविंदर कौर की जॉब थी स्विट्जरलैंड में और उसके कत्ल के शक में जिस आदमी को पुलिस ढूंढ रही थी, जिस कारण इस केस में कई अलग अलग देशों की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। अब पाकिस्तान में हाफिज हुसैन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके घर के ऊपर छापा मारा और उसके घर से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जो पुलिस को लगता था कि शायद राजविंदर कौर की थी। और क्या ये सामान राजविंदर कौर का ही था, इस बात को कंफर्म करने के लिए ये सारा सामान राजविंदर कौर के पिता सिकंदर सिंह को दिखाया गया और यहाँ पर सिकंदर सिंह ने इस बात की कंफर्मेशन दी कि जो भी सामान हाफिज के घर से मिला था वो सारा राजविंदर कौर का ही था। जो सामान पुलिस ने हाफिज के घर से बरामद किया उसमें राजविंदर के मोबाइल फोन और लैपटॉप के साथ साथ उसकी कुछ पर्सनल चीजें भी शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने इस बात पर फोकस किया कि कैसे शाहिद गजनफर एक पढ़ी लिखी और सोफिस्टिकेटेड जॉब करने वाली राजविंदर कौर को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हुआ। पुलिस को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिससे ये बात क्लियर होती थी कि शाहिद गजनफर और राजविंदर कौर एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं थे और शाहिद गजनफर का शायद पहले से ही राजविंदर कौर के परिवार के साथ थोड़ा बहुत आना जाना था और शाहिद के पास जो भी इन्फॉर्मेशन राजविंदर के बारे में पहले से मौजूद थी वो उसी का इस्तेमाल करके राजविंदर को एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर कृष्णा बनकर फंसाने में कामयाब हुआ। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि राजविंदर कौर पहले ही शाहिद को उसका कोई अपना बिजनेस खोलने के लिए काफी पैसे उधार दे चुकी थी और अब क्योंकि राजविंदर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी इसलिए उसने शाहिद से ये पैसे वापस मांगे। और शाहिद को इस बात की भी नॉलेज थी कि राजविंदर कौर अपना खुद का ज्वेलरी और जेमस्टोन का बिजनेस खोलना चाहती है और इसीलिए उसने राजविंदर कौर को एक डील ऑफर की। उसका कहना था कि अगर राजविंदर कौर पाकिस्तान आती है तो वो राजविंदर की लाहौर में ही एक हीरा व्यापारी से बात करवा सकता है और अगर उसने लाहौर से हीरे खरीदने का मन बनाया तो शाहिद राजविंदर से लिए गए पैसे इन हीरों के रूप में उसको वापस
कर सकता था। और राजविंदर कौर हीरे खरीदने के अलावा और भी ज्वेलरी पाकिस्तान से खरीदना चाहती थी और इसकी पेमेंट के लिए भी वो अपने साथ भारी कैश लेकर आई थी। और अगर उसको और पैसों की जरूरत होती तो उसके पास अलग से 5 मिलियन US डॉलर की एक्सेस भी थी। और यहाँ पर राजविंदर कौर अपने साथ जो भी कीमती सामान लेकर आने वाली थी उसके बारे में शाहिद को भी पता था और उसने अपने कजन हाफिज को इस बात का वादा किया कि अगर वो राजविंदर के कत्ल में उसकी हेल्प करता है तो वो ये सारा कीमती सामान रख सकता है। और पुलिस का मानना था कि शाहिद ने राजविंदर कौर को कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि उसे राजविंदर कौर से लिए गए पैसे वापस ना करने पड़े। और उसको लगता था कि अगर ये कत्ल पाकिस्तान में किया जाए तो इस केस में सजा से भी बचा जा सकता था। अब राजविंदर के लाहौर पहुंचने से कुछ हफ्ते पहले ही शाहिद गजनफर भी जर्मनी से पाकिस्तान आ चुका था और पाकिस्तान आने के बाद उसने सबसे पहले अपने कजन हाफिज को इस काम के लिए रिक्रूट किया। और फिर जब 25 अगस्त 2012 को राजविंदर कौर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुई, ये दोनों जाने उसको एयरपोर्ट से पिक करने गए। और इसके बाद राजविंदर कौर का विश्वास जीतने के लिए इन दोनों के द्वारा अगले कुछ दिनों के लिए लाहौर में ही राजविंदर कौर के सैर सपाटे का भी इंतजाम किया गया। इसके बाद 31 अगस्त को प्लान बना राजविंदर को लाहौर के ही एक हीरा व्यापारी से मिलवाने का। 31 अगस्त की सुबह इन दोनों के द्वारा राजविंदर को उसके होटल से सबसे पहले पिक किया गया और फिर इन दोनों ने लाहौर के पास ही पड़ते शेखुपुरा नाम की जगह की तरफ ड्राइव करना शुरू किया। जिस वक्त ये तीनों गाड़ी में बैठकर शेखुपुरा की तरफ ड्राइव कर रहे थे, चलती गाड़ी में ही शाहिद ने राजविंदर को चाय ऑफर की। और अब क्योंकि राजविंदर को अपने ऊपर मंडराते खतरे का कोई भी अंदाजा नहीं था, उसने चुपचाप इस चाय को पीना शुरू किया। पर शाहिद के द्वारा इस चाय में कोई ऐसी चीज मिला दी गई थी जिस कारण चाय पीते ही कुछ ही मिनटों बाद राजविंदर कौर बेहोश हो गई। और फिर बेहोशी की हालत में ही राजविंदर कौर का गला दबाकर पहले उसका कत्ल किया गया और फिर लाहौर से कुछ ही किलोमीटर बाहर एक सुनसान जगह से गुजरती नहर में उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया। और फिर इस कत्ल के कुछ ही दिनों बाद शाहिद गजनफर पाकिस्तान छोड़ के जर्मनी वापस चला गया। अब जिस वक्त तक पुलिस को राजविंदर की लाश एक नहर में फेंके जाने की इन्फॉर्मेशन मिली, उस वक्त तक 2-3 महीने बीत चुके थे, जिस कारण पुलिस कभी भी नहर में से लाश बरामद नहीं कर पाई। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इंटरपोल के साथ कम्युनिकेट करके शाहिद गजनफर के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाकिस्तान की पुलिस ने कनाडा और स्विट्जरलैंड की पुलिस से भी मदद मांगी, क्योंकि राजविंदर कौर के सारे बैंक अकाउंट या तो स्विट्जरलैंड में थे या फिर कनाडा में। और यहाँ पर पुलिस राजविंदर और शाहिद के बीच जो भी पैसे का लेन देन था उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी। और साथ ही उन्होंने राजविंदर के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि पुलिस को डर था कि शायद शाहिद के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसका इस्तेमाल करके वो राजविंदर कौर के बैंक अकाउंट्स एक्सेस कर सकता था। अब इस केस में जर्मनी की पुलिस को भी शाहिद गजनफर के बारे में सूचित कर दिया गया था और 1 मार्च 2013 को जर्मन पुलिस ने शाहिद गजनफर को भी गिरफ्तार कर लिया। पर उसको जर्मनी से पाकिस्तान लेके आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक तो जर्मनी और पाकिस्तान के बीच कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है और ऊपर से जर्मनी कभी भी अपने किसी सिटीजन को ऐसी कंट्री में एक्स्ट्राडाइट नहीं करता जिस देश में मौत की सजा दी जाती हो। और अगर शाहिद को पाकिस्तान भेजा जाता तब इस बात का चांस था कि उसको राजविंदर कौर के कत्ल के लिए मौत की सजा दी जा सकती थी। जर्मनी ने पाकिस्तान के सामने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया कि शाहिद के खिलाफ जो भी केस चलना है वो जर्मनी में ही चलाया जाएगा और इस केस में जो भी सजा मिलेगी वो भी जर्मनी में ही भुगती जाएगी। इस सारे केस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई कनेडियन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। जब कनेडियन पुलिस ने राजविंदर कौर के फोन से की जाने वाली कम्युनिकेशन को एनालाइज करना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि राजविंदर के पाकिस्तान जाने से पहले के कुछ महीनों में उसके द्वारा पाकिस्तान, यूके और यूएई के कुछ नंबरों पर 607 बार फोन कॉल्स की गई थी। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग नंबर था रहमान मलिक का, जो किसी टाइम बेनजीर भुट्टो का सिक्योरिटी चीफ रह चुका था। एक नंबर था पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी PPP के इम्तियाज वडैश नाम के लीडर का। इसके अलावा 2 नंबर और थे, जिनमें से पहला नंबर था यूके में ही रहने वाले किसी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर का और एक नंबर था पाकिस्तान के ही किसी मैजिशियन का। पुलिस ने इस केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन की उसका फोकस कभी भी राजविंदर के द्वारा पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस को कॉन्टेक्ट किया जाना नहीं था कि आखिर क्यों ये पॉलिटिशियंस स्विट्जरलैंड की एक बैंक में काम करने वाली एक महिला के कॉन्टेक्ट में थे। और पुलिस ने इस केस में अपना फोकस हमेशा शाहिद और हाफिज को ही रखा। अब इस केस में पुलिस के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। एक की गिरफ्तारी हुई पाकिस्तान में और दूसरी की जर्मनी में, और जल्दी ही इन दोनों का कोर्ट केस भी शुरू हो गया।
और इसी के साथ शुरू हुआ राजविंदर के परिवार के लिए एक फ्रस्ट्रेशन का दौर। शुरुआत में राजविंदर के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए राजविंदर के पिता सिकंदर सिंह उसके गायब होने के 2 महीने बाद ही पाकिस्तान पहुंच चुके थे। शुरुआत में उन्होंने पुलिस पर राजविंदर की लाश को ढूंढने के लिए प्रेशर बनाना शुरू किया, लेकिन जब ये बात क्लियर हो गई कि राजविंदर की लाश शायद कभी भी बरामद ना की जा सके, तब उनका फोकस शिफ्ट हुआ लाहौर के कोर्ट में चलने वाले केस के ऊपर। इस केस के ट्रायल की शुरुआत से ही हाफिज की डिफेंस टीम ने कोर्ट की कार्रवाई को डिले करने की कोशिश की। शुरुआत में जितनी भी कोर्ट की तारीखें पड़ी, डिफेंस टीम किसी पर भी हाजिर नहीं हुई और फिर जब फाइनली डिफेंस टीम अपना केस लेकर कोर्ट में पेश हुई, तब उनका इस केस में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था राजविंदर की लाश ना मिलने को लेकर। डिफेंस का कहना था कि अगर राजविंदर की लाश ही नहीं मिली तो इस बात की क्या कंफर्मेशन है कि उसकी मौत हो चुकी है। पर ऐसे किसी भी केस में जहाँ पर किसी की मौत होने के बाद लाश ना बरामद की गई हो, उन केसों में प्रूफ ऑफ लाइफ ना होना ही प्रूफ ऑफ डेथ होता है। प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए आमतौर पर पुलिस द्वारा बैंक अकाउंट्स चेक किए जाते हैं कि क्या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने अपने गायब होने के बाद बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवाने की कोशिश की और इसके अलावा क्या उसने अपने किसी परिवार मेंबर के साथ कम्युनिकेट किया कि नहीं। और इस केस में ऐसा कोई भी साइन नहीं था जिससे ये पता चलता हो कि राजविंदर कौर अब जिंदा थी। इसके अलावा डिफेंस के द्वारा साल 2016 में सिकंदर सिंह को ही कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन किया गया और वकील के द्वारा सिकंदर सिंह से कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिनका इस केस के साथ कोई खास लेना देना नहीं था। ऐसा ही एक सवाल था राजविंदर कौर के फोन के IMEI नंबर के बारे में। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसको अपने या किसी और के फोन का IMEI नंबर पता हो। पर कोर्ट में डिफेंस के वकील ने सिकंदर सिंह को राजविंदर कौर के फोन का IMEI नंबर मुंह जुबानी बताने को कहा और जब वो नंबर नहीं बता सके तब उनको कोर्ट में एम्बेरस किया गया। अगर बात की जाए प्रोसिक्यूशन के केस की, तो उन्होंने कोर्ट में कुछ गवाह जरूर पेश किए और इसके अलावा कोर्ट के सामने ये बात भी रखी गई कि राजविंदर कौर का कुछ सामान हाफिज के घर से रिकवर किया गया था। पर यहाँ पर हाफिज ने शुरुआत में जो पुलिस के सामने अपनी स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट को उसने केस का ट्रायल शुरू होने से पहले ही वापस ले लिया और आमतौर पर कोई भी कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट के सामने ना लिया गया हो वो कोर्ट में मान्य नहीं होता और इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर जब 9 दिसंबर 2017 को इस केस का फैसला आया तो जज का कहना था कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस कोर्ट में पेश किए वो इस बात को प्रूव करने के लिए काफी नहीं थे कि हाफिज इस कत्ल में डायरेक्टली शामिल था, जिस कारण लाहौर के लोअर कोर्ट के द्वारा उसको बरी कर दिया गया। जज ने अपना फैसला सुनाते समय इस बात को क्लियर कर दिया कि पुलिस के द्वारा राजविंदर की बॉडी ना ढूंढे जाना और कोई भी फोरेंसिक एविडेंस कोर्ट में ना पेश किया जाना हाफिज के खिलाफ उनके केस को बहुत कमजोर बना देता था और यही कारण था कोर्ट के द्वारा उसको बरी किए जाने का। और अगर बात की जाए जर्मनी में अरेस्ट किए गए शाहिद की, तो वहां पर भी कोर्ट की कार्रवाई अभी जारी है। साल 2024 में ही जर्मनी के शहर कलोन में पुलिस के द्वारा शाहिद को ऑफिशियली राजविंदर कौर के कत्ल के लिए चार्ज किया गया और जर्मनी में इस केस का ट्रायल अभी भी ऑनगोइंग है। राजविंदर की मौत को अब 13 साल बीत चुके हैं और इन 13 सालों में ना ही उसके परिवार को उसकी डेड बॉडी देखने को मिली और ना ही कोर्ट से उनको कोई इंसाफ मिला। पर फिर भी इंसाफ की उम्मीद बहुत धुंधली होने के बावजूद उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। तो ये थी कहानी एक हाई अचीवर राजविंदर कौर गिल के कत्ल की, जिसने अपना बैंकिंग और फाइनेंस का बहुत ही सक्सेसफुल करियर छोड़ के एक नया बिजनेस शुरू करने का सपना देखा और वो अपने इस नए सफर की शुरुआत में ही एक ऐसे धोखे का शिकार हुई जो एंड में उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। पर इस सारे ही केस में अभी भी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे स्विट्जरलैंड की बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर काम करने वाली राजविंदर कौर एक ऐसे ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो गई जो बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड लोगों के द्वारा चलाया गया था। शायद इस कहानी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो नहीं चाहते थे कि असल सच लोगों के सामने आए, जिस कारण राजविंदर कौर के कत्ल के पीछे एक बेतुकी सी कहानी बनाई गई। बाकी इस केस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।